हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी आईएएस के लिए टेस्ट नंबर 14 लेकर आए हैं और टेस्ट नंबर 1 से लेकर 13 तक मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उनको एक बार ज़रूर देखिए और एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो दृष्टि आईएएस संस्थान की है, जो एक बहुत ही पॉपुलर संस्थान है और इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की भी संभावना रहती है। और फैक्ट तो आपको इस टेस्ट सीरीज़ से मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी टीचरों द्वारा बनाई जाती है। और अगर आपके इसमें नंबर जो है कम आते हैं तो मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अगर इसमें 20% भी अच्छा करते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप उसमें जो आपका जीएस पेपर 1 होगा उसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रश्नों को हल करके आएंगे, क्योंकि इसमें एक टेस्ट सीरीज़ में हम 100 क्वेश्चन कराते हैं और इसमें 4 ऑप्शन के अनुसार आपको 400 फैक्ट मतलब कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है 400 फैक्ट के अनुसार हमारा टेस्ट, जैसे हम 20 टेस्ट आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें क्या है लगभग 2000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो आपको बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ पैदा करने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों से आप अवेयर होंगे। तो इससे क्या है आपको बहुत ही जो है प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही हेल्पफुल जो है साबित होगा। ये वीडियो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। और एक भाई हमारे जो है मनु है, भाई मनु नाम के एक भाई हैं, वो हमसे कमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कमेंट करके कहा कि हम सीसेट का भी एक तो टेस्ट सीरीज़ आप अपलोड कीजिए। भाई हम टेस्ट सीरीज़ जो है सीसेट की भी अपलोड करेंगे, हैं, ठीक है। पहले आप जीएस पेपर 1 की जो है तैयारी कीजिए। जीएस पेपर 1 की जो है आपकी मार्किंग जो उसमें काउंट होती है, इसके अनुसार आपकी कट ऑफ जाती है। और जो है अगर उसकी बात करें सीसेट केवल क्वालिफाइंग होता है, वो 27 जो है क्वेश्चन आपको क्वालिफाइंग करना है। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है तब तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए और सीसेट के क्वालिफाई करने की गारंटी हम आपकी लेते हैं, ठीक है। इसकी गारंटी हम लेते हैं, जिससे क्या है आपको हम 2-3 वीडियो जो है 2 या 3-4 जितने भी हो, वो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो फेवरेट टॉपिक रहे हैं जो उसके हम जो वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे। उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, उसकी आपकी अप्रोच देखेंगे और आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तुक्का भी लगाना है तो किस प्रकार से लगाना है, साइंटिफिक तरीके से आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, एक तार्किक सोच अच्छी रखिए, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं लोगों को ऐसे ही अच्छे लोगों की वो तलाश करता है जिसमें तार्किक और लॉजिकल और डिसीजन मेकिंग की अच्छी जो सोच और समझ हो, ठीक है। ये जो है कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सीसेट जो है, या सीसेट की बात करें या जीएस की बात करें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक समझ के अनुसार क्वेश्चन देते हैं, जो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं या कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं और फैक्ट बेस मेथड यूज कर सकते हैं, जिससे हम आपको एक वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएंगे कब आपको कहाँ पर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कब आपको नहीं करना है, ठीक है। और एक बहन ने हमसे कमेंट किया था, जो उसके बहुत ही अच्छे कमेंट आए थे, थैंक यू ग्रुप से। उसका नाम क्या है, शायद रागनी है। तो बहन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप जुड़े रहिए, ठीक है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आपके जो कमेंट थे बहुत ही प्रोत्साहन वाले कमेंट थे, जिन्होंने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया। और इसी प्रकार हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और जितने भाई हैं और उनसे मेरी एक वो है विनती है कि आप जो है स्टेट पीसीएस के भी जो वीडियो हैं उनको भी देख लिया करें, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, आप कोई पेपर नहीं दे रहे हैं। और हो सकता है कि आपके उसके क्वेश्चन जीएस 1 में इसमें मिल जाए या इसके क्वेश्चन उसमें मिल जाए, क्योंकि लगभग जीएस अगर की बात करें तो ये तो सेम ही होता है। बस स्टेट में थोड़ा स्टेट का जो है करंट जुड़ जाता है, और ऐसा कोई बैरियर नहीं है जो केंद्र की चीज़ है वो स्टेट वाला ना पूछे, स्टेट की चीज़ है वो केंद्र वाला ना पूछे, ठीक है। वो सब कुछ पूछ सकते हैं, तो एक दूसरे के ये पूरक हैं, तो इनके एक दूसरे के वीडियो आप ज़रूर देख लिया करें, जिससे क्या है आपको बहुत ही एक अच्छी क्वेश्चन सॉल्व करने की समझ के साथ साथ नए क्वेश्चन और नए फैक्ट मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एशियन हिस्ट्री की और मिडेवल हिस्ट्री और
इंडियन संस्कृति की जो ये वीडियो है, इसमें क्या है, जो हिस्ट्री की बात करें अगर हम, हिस्ट्री जो है इसमें कितने 25 से 15 या 15 से 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है, जिसमें 10 से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रहते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री से कह लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं, ठीक है। अगर हम जो मेडिएवल और एशियंट की बात करें, इसमें बड़ी रेयर केस में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप जो है, जैसा कि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो आप मेडिएवल हिस्ट्री की और जो है एशियंट हिस्ट्री की क्या करें, आप उनकी जो शब्दावली है वो सिर्फ केवल शब्दावली देखें और ज़्यादा डीपली में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री है, इनसे थोड़े आप ज़्यादा फेयर होकर के इसको तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। और कला और संस्कृति, जैसे अभी हम 1-2 वीडियो 1-2 दिन में प्रोवाइड करेंगे आपको, नागर शैली, स्थापत्य शैली और जो है जितने भी शैलियाँ हैं और नृत्य संगीत वगैरह, इसके सारे हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे, उनको आप देख लीजिए। और आपको उससे क्या है, आपको एक बहुत ही समझ के साथ साथ आपको बड़ी ध्यान से देखना है, जिससे आपको क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो मैं समझ की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि उसमें जो है आपको एक समझ ही है, जो आपकी बौद्धिक स्थिति है वही आपको क्वालिफाई कराता है। आप कितनी भी नॉलेज ग्रहण कर लीजिए, आपको उस फैक्ट से कोई क्लियर नहीं हो सकता कोई भी एग्ज़ाम। आपकी एक समझ होती है, क्योंकि ये यूपीएससी एक तार्किक व्यक्ति की तलाश करता है, जो तार्किक व्यक्ति हो और उसको वो लेना चाहता है, ठीक है। और ये गुण हर किसी व्यक्ति में है, बस उसको टच अभी नहीं किया है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके मन में वो तार्किक गुण अपने आप उपलब्ध होगा और आपकी एक समझ आएगी, ठीक है। तो मेन चीज़ है समझ, ठीक है। और एक भाई ने कमेंट किया था जो है कि मेंस की भी तैयारी करें, बिल्कुल कराएंगे। मेंस जैसे प्री पहले क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद हम मेंस के चाहे 1 से लेकर 1000 क्वेश्चन हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो उन सबको हम एक वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो 1.5 से बढ़ के हों या 2.5 से बढ़ के हों। और उसके साथ चाहे वो नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र के, एथिक्स के हों, एथिक्स के भी हैं, उसका भी हम आपको सारे के सारे प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो ऐसे हो कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो उसकी मेंस की चिंता मत कीजिए, आप पहले आप प्री क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर है 1, इसमें क्या है, प्रश्न को ध्यान से समझना है और पढ़ना है, ठीक है। मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो है लगभग मैंने 75%, अगर मैं अपने अनुमान की बात करूं, आप भी अनुमान लगाइए, अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें केवल 2 ऑप्शन वाला सही होता है, ठीक है। फिर भी ये कब लागू होता है, जब आपको कुछ नहीं आता हो। अगर आपको आता है तो कृपया अपने आते हुए पर ध्यान दीजिए, जो आपकी सही नॉलेज है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तब आप हमारे ये बात को जो है डिसीजन ध्यान में रखते हुए इस बात का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले जो वाक्यान्वीस हैं ये गुप्तचर थे, ठीक है, मध्यकालीन की बात है, बिल्कुल सही है। मजूमदार ये मुनीम थे, ठीक है। जो दबीर थे वो कौन थे, समारोह प्रबंधक थे। और जो पंडित राव थे वो न्याय के प्रभारी थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कथन देखना था, इसमें केवल 2 युग्म सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमने वही कहा ध्यान से और समझ से, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर और पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप एक अच्छे सिविल सेवक अगर तभी बन सकती हैं जब आप एक तटस्थ होकर आप जो है डिसीजन लें। तो इसका क्या है, चाहे वो क्वेश्चन हो या आपकी सर्विस का टाइम हो, तो इसमें क्या है, जो कथन नंबर 1 है, उसने न्यायिक व्यवस्था पर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ऐसे जो शब्द हैं ऐसे मिल जाएं शब्द, उन पर बहुत ध्यान देना है। क्या उसने जमींदारी और जागीरदारी प्रथाओं की तुलना में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्राथमिकता दी। हुलिया प्रथा उसी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब ये सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर आप एक नेचुरली सोचिए कि अगर आपको किसी क्षेत्र का राजा बना दिया जाए या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि हम हर पहलू पर जो है ध्यान दें, ठीक है। और इसमें क्या है, कभी विशेष ध्यान नहीं दिया किस पर,
न्याय व्यवस्था पर, और जो एक राज्य के हिसाब से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आपका क्या है, यही कथन आपका गलत है, और जबकि सही नहीं है, तो सही नहीं पूछ रहा, तो आपका ये कथन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन को इसीलिए कहते हैं हम कि ध्यान से पढ़िए। अब इसके बाद जो जमींदारी थी, अब जमींदारी प्रथा क्या थी, खूब आपने सुना भी होगा। ठीक है, ऐसे कोई भूमि एक लैंडलॉर्ड के चक्कर में एक ज़मींदार के अंडर में आ गई। ठीक है, फिर उसने छोटे छोटे किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, बांटने के बाद फिर उन किसानों ने अनाज उत्पन्न किया। अगर जिसने अच्छा उत्पन्न किया तो उसकी बनी रही ज़मीन, और अगर जिसने कम उत्पादन किया तो उसकी छीन के जिसने ज़्यादा किया उसके अंडर में कर दी। ठीक है, ये होती थी ज़मींदारी। और रैयतबाड़ी का मतलब है जो डायरेक्ट किसानों के हाथ में हम ज़मीन दे दें और उन्हीं को पैदा करने दें। ठीक है, और इसका भू राजस्व की व्यवस्था उसमें क्या थी, उसको उससे प्राप्त होती थी जो है ज़मींदारी से, और ज़मींदारी से जो है ज़्यादा भू राजस्व की प्रथा ज़मींदारी प्रथा से भू राजस्व ज़्यादा मिलता था। ठीक है, और रैयतबाड़ी व्यवस्था को थोड़ा कम मिलता। ठीक है, इसमें पट्टा जैसी सुविधाएं शुरू हुई, जो जैसे बोलते हैं रैयतबाड़ी में उसका पट्टा करवा दिया और उसमें कह दिया कि तुम्हारी नाम है ये, अब आप इसको करके दिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है, अगला कथन है जो हुलिया प्रथा इसी के द्वारा लागू की गई। जैसे हुलिया और दाग प्रथा जो है इसी के जो है शेरशाह के ही शासनकाल में लागू की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर प्रोवाइड करता है, बस आप एक ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको समझ से के हिसाब से पढ़िए। तो अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के भूस्खलन क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सभी हिमालयी राज्य अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। दूसरा, जो पश्चिमी घाट और नीलगिरी में खड़ी ढलान वाले उच्च वर्षा वाले क्षेत्र उच्च संवेदनशील श्रेणी में शामिल है। ठीक है, अगला है, उत्खनन और अधोगमन के कारण गोवा और केरल में भूस्खलन सामान्य है। अब इसमें देखना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, मतलब हमें गलत देखना है। ठीक है, अब देखिए, सभी हिमालयी राज्य, ऐसा हो सकता है जो करीब लगभग 600 किलोमीटर की, शायद 1200 किलोमीटर की लंबाई, 600 लगभग 1200 एरिया है, 600 किलोमीटर की लंबाई और 200 किलोमीटर की जो हिमालयी क्षेत्र में सभी में ऐसी स्थिति हो, तो इसमें क्या है, ये गलत है। ठीक है, कोई भी गारंटी दे जो बड़े एरिया की बात है उस पर ये गारंटी नहीं दे सकती कि सभी हिमालय राज्य या सभी ऐसे ही हैं या सभी ऐसे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लैंड है, बहुत बड़ी भूमि है जिसमें कुछ भी संभव है। ठीक है, और साइंटिस्ट तो लगभग अगर हिमालय पर्वत के हिसाब से देखें तो लगभग 1% ही या 1 या 2% ही जानकारी ग्रहण कर पाते हैं, चाहे वो ब्रह्मांड की हो, चाहे वो हिमालय की हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लें। तो इसके लिए क्या है, ये एक कथन हमारा गलत है। अब देखते हैं दूसरा, पश्चिमी घाट की जो और नीलगिरी में खड़ी ढलान, जो वेस्टर्न घाट है इसमें नीलगिरी की कैसी खड़ी ढलान, ठीक है, वाले उच्च वर्षा वाले क्षेत्र उच्च संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है। ऐसा नहीं है, ये उच्च संवेदनशील में जो है शामिल नहीं है। इसमें क्या है, जो है अत्यधिक संवेदनशील के अगर क्षेत्र देखें जो कौन से हैं, जैसे जो पश्चिमी घाट में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात ना करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये थोड़ी क्या है, संवेदनशील है। इसके बाद है आपका ये है उत्खनन का बिल्कुल सही है, उत्खनन करते हैं तो इसमें क्या है, अधोगमन करते हैं तो इसमें क्या स्खलन है, भूस्खलन हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर है 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार से हम मतलब कोई रास्ता निकाल सकते हैं, उसको हम रास्ता जो हम आंसर की रास्ता निकाल सकते हैं, जो हम राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है इसमें, अजंता गुफा स्थल पर इस जो निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित नहीं है। हम अजंता की गुफाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, अजंता में लगभग 29 गुफाओं का समूह है। ठीक है, तो इसमें कैसे एक घोड़े की नाल के आकार की उकेरी गई हैं, और इसमें पेंटिंग कौन सी है, दीवार वाली पेंटिंग है। ठीक है, दीवार में उसमें एक उकेर के बनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी नहीं है। जैसे
मरणासन राजकुमारी, शिवी जातक, अष्टादिक पालक और वज्रवाणी। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखते हैं इसमें और ऑप्शन है, और ऑप्शन है, देखते हैं क्या है, क्या कथन वाइज है, अच्छा नहीं है, कथन वाइज नहीं है, ठीक है, इसमें ही है। तो इसमें क्या है, एक मिनट, कहाँ है, अजंता के ऊपर, ठीक है। तो इसमें किसको उकेरा गया है, इसमें क्या है, अष्टादिक पालक को उकेरा गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है सी। अब अजंता के बारे में कुछ जान लें। जो बुद्ध के जो पूर्व जन्मों के जो है बुद्ध के रूप में ये यहाँ पर क्या बुद्ध के लिए गुफाएं बनाई गई थी अजंता की, और जो कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो है त्रिभंग मुद्रा में जो बोधिसत्व का जो चित्रण है, जैसे वज्रपाणी की बात करते हैं, यह संरक्षक या मार्गदर्शक या बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है। और दूसरा है जो बुद्ध की करुणा का प्रतीक है, जो पदावणी, ठीक है। इसके बाद क्या है, मरणासन है, ये क्या शिवी जातक में दृश्य है, और मरणासन राजकुमारी का है ये, तो शिवी जातक का है, और ये शिविक जातक का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, शिवी जातक, मरणास, ये तीनों ही इससे अजंता की गुफाओं में रिलेटेड है। लेकिन इसमें क्या है, जो अष्टादिक पालक, ये नहीं है, इसलिए आंसर इसका सी सही है। अब देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहले कथन पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है, ठीक है, पूरा प्रश्न पढ़ना है। उन्होंने कभी कोई विधि संहिता स्थापित नहीं की, ठीक है। दूसरा है, केंद्र में न्यायाधीश जो है दीवानी मामलों का निर्णय हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही करते थे। इसमें क्या है, सुमंत राज्य के जो है आय व्यय का प्रभारी होता था। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। इसमें क्या है, कौन से कथन सही है, इसमें बताना है। अब देखिए, अगर आप, हमने कहा कि मेडिवल हिस्ट्री से क्या है, ओनली शब्दावली आपको देखना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात छोड़ के मेडिवल और एशियन से सिर्फ आपको शब्दावली देखना है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, बड़ी रेयर क्वालिटी में बनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी इससे क्वेश्चन बनाए, लेकिन हाँ मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाती है। तो इसमें क्या है, जो सुमंत था, ठीक है, ये सुमंत, इसको क्या कहते थे, इसको विदेशी मंत्री, ठीक है, जो विदेशी मामलों के जुड़े हुए मामलों को देखा करता था, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कथन आपका गलत है, और 1 और 2 दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है। अब इसके बाद अगर और इसके बारे में जाने तो मेरे जो है, मैं अपने ध्यान से जितनी है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनके कार्यकाल में जो इसको एक अष्टप्रधान था, उसको प्रशासनिक कार्यों में शिवाजी की सहायता करने के लिए रखा जाता था। और जो पेशवा था, पेशवा जो प्रधानमंत्री था, जो पेशवा क्या था, प्रधानमंत्री था, उसका प्रशासन का मुख्य कार्य था इसमें। और दूसरा था सरे नौबात, या जिसे बोलते थे सेनापति बोलते थे, ठीक है, वो सेना का संगठन और पर्यवेक्षण करता था। और यह आमंत को फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री कहते थे, जो राज्य की आय और व्यय का प्रभारी था। और इसके बाद सुमंत जो विदेशी मंत्री है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया। और सचिव या जो है सुरडविस, जो केंद्रीय मंत्रालय के प्रकार का एक अधीक्षक था। और जो वाक्यान्विस, जो अभी आगे देखा था, ठीक है, वो क्या, राजा की दैनिक गतिविधियां को लेखा जोखा किया करता था। और पंडित राव या दानाध्यक्ष, ये क्या गए, ये धार्मिक गतिविधियों को प्रभारी थे। और इसके बाद क्या, न्यायाधीश बोलते हैं जैसे, और उसमें क्या, सर्वोच्च अधिकारी थे जो न्याय करने के, दीवानी मामले हो या फौजदारी मामले हो, ठीक है, इस प्रकार के थे। तो इसमें क्या है, आपको इन सबको ध्यान में रखना है और लिख लेना है, क्योंकि इन शब्दावलियों से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है अगला, जो प्रश्न नंबर 6 है, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब क्या है, हमें इनको ध्यान से पढ़ना है, और उन ध्यान से अपने फैक्ट जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उन फैक्ट के हिसाब से हमें इसको एलिमिनेट करना है। यह अनुसूचित जनजाति के विद्यालयी बच्चों के लिए एक योजना है। श्रेष्ठ, इसका उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों में मेधावी विद्यार्थियों की सीटें प्रदान करना है। दूसरा है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लॉन्च किया गया। देखिए, अगर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लॉन्च करेगा तो इसमें इस तरीके की विद्यालय और इस तरीके की कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मेरे हिसाब से आंसर है, इसका सही आंसर है केवल 3, ठीक है, सी।
और जो श्रेष्ठ है इसमें क्या है, यह अनुसूचित जनजाति की बात करता है विद्यालयी क्षेत्रों में। ठीक है, यह क्या है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित है। और इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, 9वीं और 11वीं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 9वीं और 11वीं के जो है छात्रों के प्रवेश का चयन किया जाएगा। और इसमें क्या है, दूसरा क्या बोलते हैं उसको, अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए इसमें सीटें प्रदान की गई हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी। ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। इसमें क्या, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, पुरापाषाण काल के मुख्य उपकरण फ्लैग उपकरण, चापर्स, स्केपर्स और कुल्हाड़ी थे। ठीक है, इसका अगला कथन है, मध्यपाषाण काल में सुई और चूड़ियाँ मिली। तीसरा है, नवपाषाण काल में माइक्रोलिथ सर्वाधिक थे। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है। आपका जो नवपाषाण काल में सुई और चूड़ियाँ की बात की गई है। ठीक है, जब मध्यपाषाण काल में तो क्या है, ये परतदार औजार का यूज करते थे और कटे हुए टुकड़ों के उपकरण थे, जो ऐसे जैसे वरेन और कैप्सर कहते थे। और पुरापाषाण काल में वरेन और कैप्सर कहते, जो परतदार हथियार थे उनको क्या है, ये आपका पहला कथन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, मध्यकालीन की बात करी जाए तो मध्यकालीन में क्या है, लगभग 8 सेंटीमीटर तक के जो हथियारों की इनकी जो है लंबाई थी वो छोटी हो गई और त्रिकोण और अर्धचंद्राकार या सबलंबी जैसे बन गए थे। इनमें भाला बनाने की प्रक्रिया भी शामिल थी और जो छोटे छोटे हथियार बनाने लगे थे। ठीक है, विभिन्न आकार वाले, जो इनका मध्यपाषाण काल में सुई और चूड़ियाँ के कोई वैसी बात नहीं है। ये सिर्फ पत्थर का इलाका है, इलाका नहीं, पत्थर का ही काल है, जैसा कि दिखाया है पाषाण काल। ठीक है, हाँ, लेकिन नवपाषाण काल जो है, इसमें क्या है, नवपाषाण काल में क्या, सुई और चूड़ियाँ जैसी चीज़ें मिली। ठीक है, जैसे नवपाषाण काल के अगर हिसाब से देखें तो हम हड़प्पा सभ्यता को और सिंधु घाटी सभ्यता को हम नवपाषाण काल में शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है 1। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, केवल और केवल 1। तो 1 सही है, तो इसमें क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है, जो marijuana के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल marijuana में जो सक्रिय यौगिक है। दूसरा है, marijuana के दुरुपयोग से दिल की धड़कन और रक्तचाप कम हो जाता है। तीसरा है, थाईलैंड marijuana को वैध बनाने का पहला एशियाई देश है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपके पहला और तीसरा कथन आपका सही है। अब इसमें क्या है, अब उसको देखते हैं दूसरा कथन अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसके बारे में विचार करते हैं और आप एक साइंटिफिक तरीके से या उस तरीके से देखिए marijuana के दुरुपयोग से दिल की धड़कन और रक्तचाप कम होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, दिल की धड़कन और रक्तचाप। ठीक है, जबकि रक्तचाप और दिल की धड़कन एक ही बात है, क्योंकि अगर दिल की धड़कन बढ़ सकती है तो रक्तचाप क्या है, बढ़ सकता है। अब दिल की धड़कन जब बढ़ेगी तो रक्तचाप कम होगा। ठीक है, इसमें क्या है, लिखा क्या है, दिल की धड़कन और रक्तचाप कम होता है। ठीक है, इसके दुरुपयोग से क्या होगा, ऐसा तो कहीं नहीं है कि दुरुपयोग से उसके क्या दिल की धड़कन और जिसमें और कम होने की चांस हो, उसमें क्या, उसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे हृदयघात या हृदय रोग या अन्य सामान्य बीमारियों का भी खतरा रहता है, इसलिए यह दूसरा कथन गलत है। ठीक है, ये नेचुरल सी बात थी और ये एक बौद्धिक समझ के ही तहत ये क्वेश्चन हल हो सकता था। ठीक है, अब जब आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो आपने सिलेबस बड़े शीर्षक मतलब गंभीरता के साथ पढ़ा होगा। तो इसलिए हम इस तरीके से उस मद्देनज़र को ध्यान रखते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, ना कि इस तरीके की आपने कुछ पढ़ा ही ना हो, आप सिर्फ ट्रिक लगाएं। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक समझ है। ठीक है, जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित जो है घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, इसके क्या कालक्रम अनुसार हमें
व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहले ही समझा, कालक्रम अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए तर्मासिरेन का आक्रमण। ठीक है, तर्मासिरेन का आक्रमण कब हुआ था? मोहब्बत बिन तुगलक के कार्यकाल में इसमें आक्रमण हुआ था। और कब हुआ था? जो है 1326 से 1327 में इसका जो है आक्रमण हुआ था। इसको हम एक वरीयता देते हैं। अब किसलू खान का विद्रोह, ठीक है, किसलू खान का विद्रोह कब हुआ था? ये 1328 में, 1 मिनट, 1328 में हुआ था। ठीक है, 1328 में। तो ये क्या है? 1327, 1328 लगभग क्या? अब आपने दो देख लिए, दो के अनुसार देखिए लगातार, जिसमें दो, 1 और 2 है, तो हमारा यही आंसर सही है। बाद बाकी हमारे पास हो या ना हो, इसके अनुसार आप जान लेते हैं। क्या तीसरा क्या? बंगाल में फर्रुखुद्दीन जो मुबारक शाह का विद्रोह। फिर इसके बाद उसके बाद क्या है? महावार का विद्रोह। इसके बाद जो तीसरे स्थान पर है, और ये क्या है? लास्ट में हुआ कौन सा? जो है महावार का विद्रोह हुआ था 1335 में, और इसका जो हुआ था 1337 में। ठीक है, इसलिए आपका ये कथन आपका सही है। तीसरा कथन आपका, मतलब तीसरा विकल्प आपका सही है। इसके बाद देखते हैं रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, RIMPAC अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? कथन नंबर 1 है, यह विश्व के सबसे बड़े वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में से एक है। ठीक है, दूसरा है, भारत ने पहली बार वर्ष 2014 में जो रिम्पैक में भाग लिया था। ठीक है, तीसरा कथन है, रिम्पैक अभ्यास वर्ष 1971 में केवल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा वार्षिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका देखना है इसका कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है? भारत ने पहली बार जो है 2014 में रिम्पैक में भाग लिया था, ये कथन आपका सही है। और इसमें जैसे केवल जैसे शब्द आ गए, तो क्या है? केवल जैसे शब्द को आप इनको क्या है? केवल ही रहने दें, इनको क्या करें? उसको हटिए, आप साइड हो जाइए, इनको आप वरीयता ना दें। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1971 में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसमें केवल क्या है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, ये एक ऑप्शन गलत है। अगर इस ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो 3 गलत है, और 2, ये ऑप्शन 2, 3 वाला गलत। अब 1 और 2 बचा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम एक कथन क्यों सही नहीं है। यह विश्व के सबसे बड़े वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में से एक है। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़े जो है वार्षिक नहीं है, ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक है। तो इसके लिए ये कथन गलत है। तो आपका आंसर आएगा केवल और केवल 2। ठीक है, अगला कथन देखते हैं हम। 11 नंबर है, प्रश्न नंबर है, कथन नहीं, सॉरी, प्रश्न है। तो इसमें क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, गाय उनकी मोहरों में चित्रित एक प्रमुख पशु थी। ठीक है, दूसरा है, द्रविमोम विधि जो है सायर पेरिडू लोहे की ढलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक थी। तीसरा है, लाल और काले मृदभांड इस सभ्यता की एक विशेषता थी। ठीक है, अब इसमें देखना है क्या है, सही पूछ रहा है या गलत। तो इसमें क्या है? हाँ, सही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? सही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आते हैं हम इधर, पहले हम क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, लाल और काले मृदभांड की इस सभ्यता में एक विशेषता थी, ये तो 100% श्योरिटी है कि हमारा क्वेश्चन सही है। अब मोहर की बात की जाए, इसमें क्या है? गाय उनकी जो मोहरों में चित्रित एक प्रमुख पशु थी। तो उसकी जो उनकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी वो किसकी थी? जैसे बैल है, और कुंवड़ वाला बैल है, और गेंडा है, बाघ है, हाथी है, भैंस है, बायसन है, बकरी है, और मारकोर जो है साकिन, मगरमच्छ, ऐसे पशुओं का नामांकन था। मतलब उसमें मोहरों का चित्र था, लेकिन गाय का कहीं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए ये कथन गलत है। अब देखते हैं दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता व्यापक पैमाने पर किस पर? इसमें क्या गया? लोहे की ढलाई। ठीक है, जबकि इसको सबको पता है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें क्या? कांसे की ढलाई है, जबकि लोहे का आविष्कार कब हुआ? ये 1000 BC से 600 BC की पूर्व, जब
उत्तर वैदिक काल आया या वैदिक काल आया तब उसमें क्या है, लोहे का आविष्कार हुआ। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल सी। ठीक है, इसका आंसर होगा केवल और केवल सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA के तहत बहिष्करण सूची में सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कौन सा सूचीबद्ध नहीं है। इसमें चमड़ा जो है ये सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, और अगर देखा जाए इसमें कौन कौन सूचीबद्ध है, तो इसमें जैसे चमड़ा जो क्या नाम उसका बोलते हैं, और इसमें क्या है सूचीबद्ध नहीं है, इसमें क्या चमड़ा सूचीबद्ध नहीं है। और जो है ऑटोमोबाइल है, क्या है फर्नीचर है, प्लास्टिक है, ऐसी चीज़ें, तम्बाकू, डेयरी, तावा, इस तरीके की इसमें क्या है सूचीबद्ध है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं, सामंत। ठीक है, सामंत का अर्थ है, सामंत का अर्थ है, तो देखिए ये कितने बार इसके दूसरा आ गया। ठीक है, मध्यकालीन यौगिक की बात है जो अभी हमने बताए थे क्वेश्चन, तो इसमें क्या था, एक रूप बदल दिया, बस क्वेश्चन वही है, शब्दावली पर है, रूप वही है, लेकिन इसका क्या मतलब सॉरी शब्द वही है लेकिन उसका आंसर के रूप में रूप बदल दिया जिससे आप बदल सकें। अब आप क्या करेंगे, प्रांत, भूराजस्व, प्रांत की बात करें तो इसमें पेशवा या इसको बोलते हैं, उसमें शिवाजी के नज़र में देखें तो इसको पेशवा, और इसको क्या बोलते थे, भूराजस्व को आमत। ठीक है, आमत बोला करते थे, तो ये हम इसको भूराजस्व हटा दें। और जिला को, लेखा जोखा वाले को, इसको क्या बोलते थे, क्या उसको बोलते, ध्यान नहीं है, जिला प्रशासन का तो अभी बताया था, फाइंड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखते हैं जो छोटे सरदार, इसका सही शब्द है, क्योंकि जो सामंत या इसको भोगपति कहे जाने वाले को छोटे सरदार की संख्या दी जाती थी, इसमें सामंत। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 14, इसमें का संगम युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, संगम साहित्य में चोलों, चेरों और पांड्यों को मूवेंद्र के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कथन नंबर 2, चेरों की राजधानी उरेयूर थी और चोलों की वज्जी। देखिए ध्यान से, ठीक है, इसमें क्या है आपको देखना है कौन सा है, कौन से कथन सही है। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या है, दूसरा जो आपका कथन है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चोलों की राजधानी कहाँ थी, जो चोल और उधर के चालुक्य वंश के थे, इनकी राजधानी जो किस वहाँ पर क्या है उसका नाम, जिसमें बोलते हैं उसको ध्यान है, तमिलनाडु के आसपास जो चोल मंडल के रूप में उसे जाना जाता है, उसके क्या नाम है, जैसे मदुरै वगैरह उसकी राजधानी थी। ठीक है, और उसमें क्या कावेरी पत्तनम, और इसमें उसकी राजधानी को स्थापित किया गया, तो इसलिए क्या उरेयूर उसमें उसकी राजधानी नहीं थी, तो इसके ये क्या है, ये एक दूसरा कथन आपका गलत है। आपका आंसर आ जाए केवल और केवल 1 सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 15, इसमें क्या है, निम्नलिखित समुद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर हमें करना है, तो सबसे पहले देखिए ये हमारी ग्लोब है और इसमें क्या है, ये क्या है नॉर्थ और ये साउथ, हमें ऊपर से नीचे की तरफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले कौन सा आता है ऊपर से, सबसे पहले ऊपर कौन है, नॉर्वेजियन सागर, क्योंकि नॉर्वे सबसे ऊपर है, नॉर्वे जब देशी ऊपर है तो पहले ये आएगा। उसके बाद ठीक है उत्तरी सागर, जैसा कि नाम से ही पता है उत्तरी सागर। उसके बाद कौन सा है, काला सागर। इसके बाद है भूमध्य सागर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 और 1 3 4, 2 1 और 3 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके कथन दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पशुपालन के साथ साथ कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, उन्होंने सोने और चांदी की वस्तुओं का उत्पादन किया। फिर तीसरा देखते हैं, इस सभ्यता के लोग विविध व्यवसायों से जुड़े थे। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जो कृषि
उस समय पर करने लगे थे, क्योंकि जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, चावल मिले हैं, चावल की भूसी मिली है, ठीक है। और वहाँ पर सोने चांदी के जो सिक्के भी मिले, उसका भी उत्पादन था, और जो है एक सुमेरियन से इनका व्यापार भी था। तो इसलिए इनके तीनों ही कथन सही हैं। जो सुमेरियन सभ्यता थी उसके साथ इनका व्यापार भी था। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। इसमें क्या, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में परावर्तक सतह बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया गया? तो ये किसका, पारा का उपयोग किया गया। इसमें क्या है, लिक्विड मिरर जो है एक टेलीस्कोप बनाया गया, इसके अंदर जो है पारा भरा गया, एक एलईडी, बड़ी सी एलईडी बनाई गई, जिससे क्या है ऊपर के जो उसको बोलते हैं क्या, आकाशीय पिंडों को देखने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत क्लियरिटी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और नई नई गैलेक्सी की भी खोज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसके बाद देखिए वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। वेद से ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा बना, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ऋग्वेद, इसमें क्या दिया, कौशिकी, ठीक है, कौशिकी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है। सामवेद, सामवेद में क्या है, शतपथ, ये सही नहीं है। यजुर्वेद जैमिनीय, ये भी सही नहीं है। और अर्थवेद षड्वेश नहीं है। देखिए ऋग्वेद से कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है, ये बने हैं। और सामवेद से कौन कौन से बने हैं, तांडव महाब्राह्मण और पंडविश ब्राह्मण, ठीक है। और यजुर्वेद से कौन कौन से बने हैं, तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। और जो अर्थवेद से बने हैं इसमें गोपद ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। इसमें केवल और केवल पहला वाला युग्म सही है, आपका आंसर हो गया केवल एक युग्म, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। सतवाहन साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहले कथन पढ़ना है, पहले पूरा प्रश्न पढ़ना है, उस पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद हम आंसर को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, राज्य में भूमिदान का प्रचलन था। दूसरा कथन है, नाने घाट अभिलेख में केवल हिंदू पुजारियों को कर में छूट देने संबंधी जानकारी मिलती है। तीसरा है, नहपान सिक्के जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासनकाल के दौरान जारी किए गए थे। तो देखना है इसमें कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। पहले हमने कहा पूरा कथन पूरा जो प्रश्न है वो सही से पढ़ना है, फिर उसमें देखना है। तो इसमें क्या है, कथन नंबर जो है सही नहीं है, वो कौन सा सही नहीं है आपका, ये नाने घाट वाला, नाने घाट अभिलेख है वो। और सतवाहन साम्राज्य की बात की गई, जबकि अभिलेख की बात करी जाए तो अभिलेख कहाँ के हैं, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा अभिलेख लगभग 13,000 या 16,000 अभिलेख जो है सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। तो ये उस समय कौन सा था प्रचलन, उस समय बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध धर्म का जो है प्रचलन था। इसलिए जो नाने घाट अभिलेख है वो किसके बारे में, बौद्ध भिक्षुओं को दी गई भूमि संबंधी छूट का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपका केवल और केवल 20 गलत है और सही है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 20, ठीक है। कर्नाटक संगीत रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को हम पढ़ते हैं। संगीत की पहली या दूसरी विषयगत पंक्तियों को वर्णम कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरी क्या है, दूसरा कथन क्या, पल्लवी आमतौर पर गायन की शुरुआत में गाई जाने वाली पंक्ति है, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। हमने कहा ध्यान से देखना है, इसमें कौन सी या कौन सी कथन जो है, कौन से या कौन से जो है कथन सही नहीं है। तो हमें गलत देखना है, तो गलत क्या, दोनों ही आपके गलत है, ठीक है। संगीत की पहली या दूसरी विषयगत जो है पंक्तियाँ को वर्णम कहा जाता है, ऐसा नहीं है। जो इसमें क्या है, कर्नाटक शैली की जो रचना है उसमें क्या है, पल्लवी रचना की पहली या दूसरी जो है विषयगत पंक्तियों को कहा जाता है, ठीक है। पल्लवी, इसको क्या है, पहली या दूसरी उसको कहा जाता है कर्नाटक में। और वर्णम की बात की जाए, ये आमतौर पर गायन के शुरुआत में आने वाली पंक्ति है, ठीक है। और इसमें क्या है, यह पल्लवी गायन के शुरुआत में, इसमें क्या है, दोनों ही पलट दिया, ठीक है। इसलिए दोनों ही इसके कथन गलत हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 21। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो सेनेगल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। इसमें क्या है, सेनेगल
जो एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर एक स्थित देश है और उसमें देखना है कौन सा सीमा साझा करता है और जिसकी सीमा किसी अटलांटिक महासागर से लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन कौन से देश हैं उसकी सीमा साझा करता है। तो इसमें एक है माली और दूसरा है गिनी और चौथा है जो है मारिटानिया। लेकिन ग्रीस की सीमा इसके साथ नहीं लगती है, तो इसका आंसर है केवल और केवल डी, मतलब 1 2 4। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये मैपिंग वाला क्वेश्चन है, आप मैप में देखकर उसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन पढ़ते हैं। विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, इसमें देखना है अगला, अमुक्त माल्यादा काव्य ग्रंथ कृष्णदेव राय ने लिखा था। ठीक है, अगला देखते हैं कथन, विजयनगर और दक्कन के मुस्लिम राज्यों जो है के बीच संघर्ष सदाशिव के प्रवेश के साथ ही शुरू हुई। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है हमें, इसके 2 और 3 कथन आपके सही हैं, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, जो एक ये कथन है जो कि इसका क्या है, जो विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में के दौरान विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था, ऐसा नहीं है, विजयनगर साम्राज्य का जो है उसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या है, ये गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, एक तरफ है मूर्तिकला, दूसरी तरफ है प्रयुक्त सामग्री। जो गंधार मूर्तिकला है, ठीक है, गंधार कहाँ की है, गंधार मथुरा अमरावती दोनों जो है एक मूर्तिकला की जो है श्रेणी में आते हैं। उसमें हम एक एक करके देखते हैं। क्या है, गंधार की बात करें, अब गंधार की बात करें तो इसमें क्या है, लाल बलुआ प्रस्तर, और मथुरा में नीले धूसर रंग के बलुआ प्रस्तर, और तीसरे जो अमरावती है उसमें सफ़ेद संगमरमर। ठीक है, तो इसमें क्या है जो तीसरा दिया गया है इसमें क्या है, अमरावती सफ़ेद संगमरमर, ये सही है। और इसमें क्या है, दूसरा जो है इसमें नीले धूसर रंग, ठीक है, और बलुआ पत्थर जो मथुरा शैली में, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मथुरा शैली में क्या है, धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था बनाए में। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल कितने, एक युग्म सही है, इसका एक युग्म सही है। ठीक है, और इसमें ये ट्रांसफ़र है, इसमें एक दूसरे को वर्ण है, सिर्फ तीसरा ही कथन आपका सही है। इसके बाद देखते हैं आप, अगला है जगत गुरु बसवेश्वर जिसे बसवन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, वे कथन नंबर 1, वे लिंगायतवाद के संस्थापक थे। अगला है, उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की जिसे भारत की पहली संसद माना जाता है। इसमें कौन सा है, कौन से कथन सही है, तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन इसके सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। इसमें देखना है क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से अरबों के बारे में सही नहीं है। ठीक है, अरबों के बारे में सही नहीं है। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, सोने का दीनार और चांदी का जो है दिरहम दोनों का मुद्रण उनके द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, अल मामून और हारून अल रशीद सबसे प्रसिद्ध खलीफा थे। तीसरा है, कंपास और कागज़ जैसे चीनी आविष्कार अरबों के माध्यम से चीन से यूरोप तक पहुँचे। चौथा है, प्रसिद्ध जो है वेनिस यात्री निकोलाओ जो मनुची ने यूरोप के व्यापार पर अरब एकाधिकार को तोड़ने के लिए चीन की यात्रा की। ठीक है, इसका क्या है, इसमें आपको कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें केवल 4 जो है कथन ये सही नहीं है और सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 4 कथन सही नहीं है। तो और इसमें क्या है, ये क्यों सही नहीं है, इसमें प्रसिद्ध जो वेनिस यात्री था वो मार्को पोलो ने इनके बारे में और अधिक जानने के लिए चीन के साथ यूरोप और उसका क्या बोलते हैं एकाधिकार का समाप्त किया था, व्यापार का समाप्त किया था, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें क्या, पुरालेखीय स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, पुरालेख की बात की है, पुरालेखीय स्रोतों में
कथन नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां महरौली लोह स्तंभ पर उत्कीर्ण है। फिर है इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से अशोक और कौशाम्बी में बनवाया गया था। ठीक है, तो इसके क्या है, इसके कौन से कथन सही है, इसके दोनों ही कथन सही है। ठीक है, देखिए यूपीएससी को कठिन प्रश्न लेने में थोड़ा उसका ये है कि वो इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न लेता है। ठीक है, जिससे हमने पहले ही बताया कि उसको देखना है कि उसने हर तरीके से हर पहलू पर बात की है, यानी हर सब्जेक्ट पर थोड़ी थोड़ी नज़र मारी है या नहीं। वरना क्या है, उसको पता है कि 20 इससे आते हैं हिस्ट्री से और लगभग 20-22 आते हैं पॉलिटी से, तो 20 और 40 कितने हो गए, 42, और 42 दूनी 84। ठीक है, अगर इतना ही सरल वो क्वेश्चन दे दे तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़े, इसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर वो एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये इन 2 में ही उसका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए वो क्या करता है, थोड़े ऐसे शब्द लेकर आता है, ऐसे क्वेश्चन लेकर आता है जो उसमें क्या है, जो एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला नहीं, कितनी भी आप गूढ़ता से कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपको वो जो है क्वेश्चन उसमें ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको 22 क्वेश्चन है, 22 के 22 आपको आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आयोग कुछ अपनी समझ के द्वारा बनाता है और उसमें आपको एक सही आंसर आने के लिए एक रास्ता दे देता है। उसके बाद देखता है कि अब आप हमारे साथ आइए, किस प्रकार से आना चाहते हैं, तो उस प्रकार से रास्ता के साथ आप सही उत्तर खोज करके उसकी सही आंसर टिक करते हैं, तब सिलेक्शन होता है। वरना अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दें, जैसे डायरेक्ट फैक्ट बेस दे दें, तो जो है स्टूडेंट 2 ही सब्जेक्ट पढ़े, पॉलिटी और ये एनवायरनमेंट, या पॉलिटी या हिस्ट्री। ठीक है, 2 सब्जेक्ट पढ़ें, हद से हद 3 पकड़ लें, तो इसमें क्या है जो है सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है जो है कथन नंबर 1 है कामसूत्र पुस्तक में उल्लिखित चित्रों के 6 मुख्य अंगों के रूप भेद, सदृश और वर्णी कामभंग शामिल है। दूसरा कथन है ब्राह्मणवादी और बौद्ध साहित्य के वस्त्रों पर मिथकों और विद्या के प्रतिनिधित्व को जो है लेख्य चित्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा है मुद्रा राजर नाटक में जो चौक पिटक और देहगल पिटक और यम पिटक शैली के चित्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है आपका 1 और 3, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, ब्राह्मणवादी और बौद्ध साहित्य, इसमें क्या है जो बौद्ध साहित्य है, और इसमें क्या है बौद्ध साहित्य के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें क्या है मिथकों और दंत कथाओं का वस्त्रों के रूप में लेखा चित्रित किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ब्राह्मणवादी में नहीं किया गया, जिसकी आपका कथन जो है आपका गलत है। दूसरा आपका जो सही आंसर है केवल और केवल 1 और 3। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 28। इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है चक्रवातों की आँख यानी आई या केंद्र में साफ आसमान जो है गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। दूसरा है इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा के अर्थात वामावर्त होती है। अगला है जो है इनके निर्माण के लिए न्यूनतम 18 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल और केवल 1 कथन आपका सही है। ठीक है, और सही कथन हमें देखना था। इसमें क्या होता है जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त नहीं होते, उत्तरी गोलार्ध में जो होती है उत्तरी में जो है वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में होती है दक्षिणावर्त। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है घड़ी के समान, और इसमें क्या होती है उसके अनुसार। अब इसके निर्माण के लिए अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, इसके निर्माण के लिए जो टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका कितना लगभग इसमें जो है शायद है 27 डिग्री सेल्सियस की बात है। 27 डिग्री सेल्सियस इसका जो है तापमान के बाद आने वाली एक बड़ी सतह से जो है तूफान जो है चक्रवात बनता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 29। निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर, अब इसमें क्या है इसको पहले देखते हैं। क्या है सबसे उत्तर में कौन था, गद्दार, बिल्कुल, क्योंकि गद्दार कहाँ पर था, ये मेरठ के साइड में उत्तरी भारत में।
दूसरी बात फिर देखते हैं इसमें कौन सा है, मगध। मगध है लगभग, अगर हम इसको बनाएं, कोई मतलब ज़्यादा ठीक तो नहीं हम बना सकते, ठीक है। ये हुआ भारत का मैप। छोड़ो हटाओ, नहीं बना रहे, बहुत ही भद्दा बन गया, ठीक है। इसमें क्या है, पहले नंबर गंधार, उसके बाद क्या था, पांचाल। पांचाल पांचाल मगध अस्मक, हाँ फिर है पांचाल दूसरे नंबर पर। इसके बाद है जो है फिर मगध आ गया, ठीक है, और अस्मक सबसे लास्ट में था, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर है 30, मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, जो बरीद, बरीद, ठीक है, वही शब्दावली है। अगर मिडेवल हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ शब्दावली पर आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखा। जितनी बार हमने अटैम्प्ट दिया और जो है लगभग इसमें कभी हमने इसका नहीं देखा। तो इसमें क्या है, जो बरीद जो है गुप्तचर है, ये सही है। जो दीवान रिसालत, रिसालत, हाँ, इसमें दीवान इंसा धार्मिक मामले और दाग दहाकान पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका 4 जो है दाग या दाकान प्रथा, ये सही है। और इसका आपका जो पहला कथन है, बरीद को हम गुप्तचर कहते हैं, ये सही है। दूसरा आपका सही नहीं है क्योंकि ये धार्मिक मामलों कर देखता था, और दीवान जब ये इसमें आ गया तो ये भी गलत है। तो इसका क्या सही आंसर है, केवल और केवल 2, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ एशियन हिस्ट्री पढ़, वो सॉरी क्या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है अगर हिस्ट्री की बात करें, लेकिन हिस्ट्री और मिडेवल और एशियंट में हमने बताया आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ शब्दावली, चाहे वो वैदिक धर्म की शब्दावली हो, चाहे जिसमें नदी को क्या कहते हैं, उस नदी को वितस्ता कहते हैं, सतलुज को, और उसको क्या कहते हैं, या उसमें जो दोहिता किसे कहते हैं, ऐसे शब्दों से सिर्फ शब्दों को आप देखिए। और दूसरा है जो एशियन हिस्ट्री में है, तो अशोक के प्रमाण लेखक कौन कौन सी जगह पर मिले, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर में उसकी भी शब्दावली पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, मतलब हमें नॉर्थ टू साउथ जाना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखते सबसे नॉर्थ में अगर देखें तो पहले ये, अच्छा निकोबार के बारे में है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले है कोको द्वीप, ठीक है। कोको द्वीप किसका हिस्सा है, उसका क्या बोलते हैं, म्यांमार का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिर उत्तरी जो है अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान की बात करते हैं, उत्तरी अंडमान। उसके बाद है मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान। उसके बाद क्या है, जो है मध्य अंडमान के बाद है फिर है ग्रेट अंडमान, ठीक है। फिर क्या है, ग्रेट अंडमान। उसके बाद क्या है, जो फिर है लघु अंडमान। फिर इसके बाद एक लिटिल फिर उसके बाद एक चैनल है 10 डिग्री का चैनल। फिर इसके बाद जाते हैं पोर्ट ब्लेयर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, पहले क्या है, पहले है हमारा मध्य अंडमान, फिर लघु अंडमान, फिर है इसके बाद ग्रेट निकोबार, फिर है फिर है कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, क्योंकि ग्रेट निकोबार 10 डिग्री चैनल के बाद है, ठीक है। लघु अंडमान के जो है कार निकोबार इसके बाद है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, बौद्ध स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसमें देखना है, कथन नंबर है, स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना होता है, ठीक है। दूसरा है, हर्मिका को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया जाता है। तीसरा है, बुद्ध के अवशेष अंड में रखे गए हैं। चौथा है, तोरण और स्तूप का सबसे ऊपरी भाग होता है, तोरण जो है स्तूप का सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखना है कौन सा कथन आपका सही है। पहले ये देखिए, ये हो गया आपका स्तूप, ठीक है। इसके पास आपकी रेलिंग लगी हुई है। जो तोरण होता है, तोरण उसे कैसे कहते हैं, बिल्कुल जहाँ पर एंट्री होती है यानी गेट को तोरण कहते हैं। उसके बाद जो आसपास परिक्रमा होती है उसे कहते हैं वेदिका, और उस परिक्रमा का जो स्थल होता है उसे कहते हैं मेदी। फिर इसे कहते हैं अंड के बाद जो ऊपर रखी होती है उसे कहते हैं हर्मिका के बाद ऊपर एक कलश होता है, जो इसमें बुद्धम धम्मं और शरणम का एक वो लक्ष्य होता है, इसे कहते हैं छतरी, ठीक है, उसे छतरी कहते हैं।
तो इसमें क्या है, स्तूप जो है, जो हर्मिका की बात करें, इसमें क्या है, हर्मिका को लकड़ी की मूर्तियों से बनाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि हर्मिका में क्या है, वहाँ पर उन बुद्ध के अवशेष रखे होते हैं, बुद्ध की जो है उनकी जो मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती हैं, मूर्तियाँ नहीं सॉरी, अवशेष रखे, जैसे हड्डी है, नाखून है, बाल हैं, तो उनको यहाँ रखे जाते हैं। ये पवित्र स्थान होता है। अब बुद्ध के अवशेष अंड में रखे जाते हैं, ये अंड है, अंड में नहीं रखे जाते, ठीक है। इसमें क्या है, ये गलत है आपका। तोरण स्तूप का सबसे ऊपरी भाग है, जबकि ऊपरी भाग कौन सा है, छतरी और हर्मिका। इसमें क्या है, तोरण सबसे नीचे, इसलिए तीनों ये गलत है। आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल एक, ठीक है। जब इसमें ये, इसका क्या मतलब है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये तीन गलत हो रहे हैं तो आपको आंसर यही लगाना पड़ेगा, इसलिए ये आंसर सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप एजियन सागर में जो अव्यवस्थित नहीं है, ठीक है। हम एजियन सागर की बात कर रहे हैं। अगर आपने मैपिंग की होगी तो आपको पता है कि जैमिनी द्वीप इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्ज़ाम में आया भी है। इसके बाद देखते हैं, फिर शब्दावली के रूप में आया है अगला प्रश्न, ठीक है। मैंने कहा शब्दावली पे विशेष ध्यान दीजिए, चाहे वो मेडिएवल हो, चाहे वो एशियंट हो, लेकिन हाँ अगर मॉडर्न की बात करी जाए तो उसमें जो है बड़ी ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अब देखना है इसमें क्या है, कौन से युग्म सही है, कौन से युग्म सही नहीं है। अब इसमें देखा जाए, जो ब्राहुई है, ये उत्तर प्रदेश बताया, यानी भाषा है और एक बोली जाने वाली बोली जाती है, कहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। सिर्फ शब्दावली पर ध्यान देना है, ये शब्दावली के जो है कौन कौन सी कहाँ पर कैसी बोली जाती है उसके बारे में देखते हैं। ब्राहुई, ब्राहुई क्या है, जो बलूचिस्तान में बोली जाने वाली, ये ठीक है, वो है भाषा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तीसरी है माल्टो उड़ीसा में, हाँ ये सही है। और इसमें कुरुख, कुरुख कहाँ बोली जाती है, कुरुख जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये भी सही है। तो आपके दो सही हो गए। अब इसके बाद तुलु, तुलु कर्नाटक में नहीं, तमिल तेलुगु तुलु ये इधर किधर दक्षिण समूह में बोली जाती है, इसलिए क्या है, इसके और कितने, केवल दो युग्म सही है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इन युग्मों पर देखना है हमें। इसमें क्या है, वैदिक नाम और संबंधित है, किससे संबंधित है, जैसे विधाता, विधाता जो वैदिक नाम है नाम से शब्दावली से है, तो इसमें क्या है, वैद जो तक्षण है, तक्षण किसे कहा जाता था, इसे बढ़ई कहा जाता था, ठीक है, विधाता। अब देखो इसमें क्या है, इसके बाद ये रथकार, रथ निर्माता, ठीक है, रथकार को क्या बोलते थे, जन, और जन का है जन प्रमुख सामाजिक इकाई है, ये सही है आपका, जन को हम प्रमुख सामाजिक इकाई बोलते ही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो आपका अगर ये सही नहीं है तो इसके बाद ये भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब एक गलत होता है तो दूसरा, इसके बाद जो है रथकार, ये रथ ने वो है, तो इसमें क्या है, दो ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल दो युग्म आपके सही है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर जो है, अभी हमने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, 75% जो है दो युग्म की संभावना रहती है। अगर आपको आता है तो आप गलत मत कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार हम पर भरोसा करके आप दो युग्म की संभावना को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मध्यकालीन भारत में लघु चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या है, निमतनामा लघु चित्र दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध पर एक पुस्तक थी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो तस्वीर खाना स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। ये आपका सही क्वेश्चन देखना, तो दूसरा आपका सही है, पहला आपका सही नहीं है, ठीक है। पहला आपका जो है कथन वो सही नहीं है, आपका दूसरा कथन जो है वो सही है। इसमें क्या है, जो इसको क्या बोलते थे, इसमें क्या व्यतनामा लघु चित्र सल्तनत काल के दौरान युद्ध पर एक पुस्तक लिखी गई थी, जबकि एक वियतनाम क्या है, पाक सात या पाक कला पर एक किताब लिखी गई थी, जो पांडुलिपि में लिखी गई थी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर अगला, इसमें क्या है, भारत में रबर उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कथन,
भारत में कुल रबर उत्पादन में ब्लॉक रबर का हिस्सा 70% से अधिक है। दूसरा है भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय असम में स्थित है। तीसरा है भारत के रबर वस्तु उद्योग में जो है 100% क्या है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन सी कथन सही है, हमें सही देखना है। तो इसमें क्या है, इसमें केवल और केवल आपका सी कथन सही है। ठीक है, भारत में रबर वस्तु उद्योग 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसमें किसकी बात है, इसमें जो है 81% की बात है। ठीक है, 81% की बात है। इसमें क्या है जो है, और इसके बाद कौन से क्षेत्र में, ये जो है 81% की बात करें तो इसमें कौन सा क्षेत्र है, जैसे केरल और तमिलनाडु। ठीक है, 81। भारत में कुल की बात करें तो कुल कितना है, 12%। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है, कुल 12% और केरल तमिलनाडु में सबसे अधिक, तो वो कितनी है, 81%। ये कथन आपका गलत है। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय असम में से, देखिए कितना उस टाइप का क्वेश्चन है जो असम में, मतलब एक तरीके से जिस तरह उठाया उधर जो है मार दिया। ठीक है, मतलब हवाओं में तीर चला दिया। अब ये बताइए, जब इसका जो है सबसे ज़्यादा 81% उत्पादन केरल में है, तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में है, तो हम उसका मुख्यालय जो केरल में बनाएंगे या फिर असम में बनाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका क्या है, जो ये कथन भी गलत है। इसका सही आंसर है केवल और केवल 3। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको आप देखिए और एक समझ आपके अंदर विकसित होगी ऑटोमेटिक, जिसमें आप अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। पुरातात्विक जो स्थल हैं उसके बारे में देखना है। इसमें क्या, श्री हरमंदिर साहिब पंजाब। दूसरा है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, सूर्य मंदिर उड़ीसा, कांजीरंगा। देखिए कितने सिंपल से यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल हैं। ठीक है, देखिए ये क्या, हुमायूं का मकबरा दिल्ली है ही, सूर्य मंदिर कोणार्क की चर्चा में रहा तो ये तो विश्व धरोहर है ही, कांजीरंगा नेशनल पार्क ये भी विश्व को धरोहर है। इसमें जो है हरिमंदिर साहिब पंजाब ये नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, और इसमें लगभग 40 शायद है जो हैं जो विश्व की धरोहर में शामिल हैं। ठीक है, 40 शायद है, 40 ऐसी हैं कि 1 मिनट शायद है, हाँ कई एक हैं शायद, ये 40 के करीबन या 75, वो कन्फर्म नहीं है, देख लेना आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, विश्व धरोहर की सूची में। और इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 39। अब इसमें क्या है, कान्हेरी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर है, ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें क्या आपको देखना है। दूसरा है, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, ये कान्हेरी गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कान्हेरी गुफाओं का वितरण फान के यात्रा वृत्तांत में किया गया। देखिए अगर चीन का कोई आया फान तो वो आया सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, और अगर ये महाराष्ट्र में स्थित है तो महाराष्ट्र में तीनों गुफाएं, मतलब अजंता एलोरा दोनों हैं, लेकिन ये किसकी बात करते हैं, अजंता की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें इसका ही हिस्सा जो अजंता की गुफाएं उसका ही हिस्सा ये कान्हेरी गुफाएं हैं, इसलिए इसका तीनों ही आंसर आपके सही है, कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 40। इसमें क्या है, भारत में शास्त्रीय संस्कृत नाट्य कला के संदर्भ में वो संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है। शास्त्रीय संस्कृत जो है नाटक सरिपुत्र प्रकरणम की रचना अश्वघोष ने की थी। ठीक है, अगला कथन है क्या है, मृच्छक टिक्कम नाटक में पहली बार एक खलनायक को चित्रित किया गया। दूसरा है कुटियाट्टम भारत का सबसे पुराना संस्कृत रंगमंच का रूप अभी भी केरल में प्रचलित है। तो इसके क्या है, इसके आपके कौन से कथन सही है, सही देख रहा है तो इसमें तीनों ही कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है फिर मेडिवल हिस्ट्री से। इसके बाद क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके शासन में घोड़ों को दागने की प्रथा हुई थी।
ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी हमने पढ़ा था कि घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू हुई थी किसके शासनकाल में। ठीक है, अब उसने प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में धर्म के हस्तक्षेप की अनुमति दी। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ये क्या है, ये दूसरा जो है ये सही नहीं है, पहला आपका सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल केवल 2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट करते हैं और घुमा घुमा के पूछते हैं और स्टूडेंट को घुमा घुमा के पटकते हैं। ठीक है, अगर उसमें अच्छी समझ नहीं है तो इसी प्रकार से कुत्ता कचेड़ी बना के रख देते हैं। तो भारत में गर्भपात कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो कथन नंबर 1, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP 1971 गर्भावस्था में के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। ठीक है, ध्यान से, ठीक है, इसको हमें ध्यान से देखना है। अब भ्रूण की विकलांगता के मामले में गर्भपात करने के लिए समय सीमा नहीं है। तीसरा है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत गर्भपात को एक आपराधिक जुर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें क्या है, देखिए गर्भपात करने की बात की गई, ये कब, 1971 में नहीं की गई। ठीक है, ये 2021 में, ये अभी अभी का मामला है जो 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, जिससे आप गर्भपात करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो कथन गलत है, जब एक कथन गलत है तो इसमें एक हटा दिया। अब देखते हैं ये तीसरा सही है। और भ्रूण विकलांगता, ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर कहीं जो है भ्रूण में बच्चा विकलांग है तो उसको ना आने दिया है, वही सही है। तो इसका 2 और 3 इसका सही कथन, वो सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं 43, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म में एक है नाटक और दूसरा है नाटककार। अब जो है विक्रमो वर्षियम, ठीक है, ये किसने लिखा है? ठीक है, इसमें बताना है कि ये किसने लिखा है, कालिदास ने। अब कालिदास की रचनाओं की बात करें तो क्या है, मालविका ने त्रिक्त रानी, जो है रानी की सेविका मालविका के में पुष्पमित्र शुंग के और पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कथा है इसमें। और विक्रमो सर्वस्यम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये आपके किसकी है, कालिदास की रचना है, तो ये आपका सही है। इसके बाद देखते हैं देवी चंद्रगुप्त जो है भवभूति। ठीक है, इसमें क्या है, देवी चंद्रगुप्त क्या है, भवभूति ने नहीं लिखी है। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो देवी जो चंद्रगुप्त की है वो कौन सी है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाखा दत्त और मुद्रा राक्षस। फिर है उरुभंग। ठीक है, उरुभंग की बात करें तो उरुभंग किसने लिखा, भास का कितना है, स्वप्नवासवदता और उरुभंग। ठीक है, ये दोनों हैं। इसके बाद है नागानंद किसने लिखी है, ये रचना है शायद है नागानंद जो हर्षवर्धन की। ठीक है, इसमें दिया है नागार्जुन की। तो इसमें कौन से, केवल 2 कथन सही है, तो इसमें केवल 2 युग्म सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उसका। इसके बाद है भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आ गया। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रित शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरा कथन है, इन चित्रों में से अधिकांश मेसोलिथिक काल के हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं और कथन है या नहीं। हाँ, इसमें देखना है कौन से कथन सही है, तो इसके दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमने एक बार क्वेश्चन और कराया था, मंकी पास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। ठीक है, और दूसरा यह दक्षिण अफ्रीका की स्थानिक बीमारी है। तीसरा इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। तो इसमें क्या है, तीसरा गलत है, इसका उपचार उपलब्ध है। तो इसमें क्या, एक मिनट, उपयुक्त में तो सही नहीं है, देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका कोई उपचार जो है सही नहीं है। ये क्या है, ये सही नहीं है और वो सही है। उसका 1 और 2 जो है ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में फ़र्क हो गया, तो इसका क्या है, 1 और 2 इसका सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ऋग्वैदिक काल के लोग जो है इंद्र को अपना देवता के रूप में पूजते थे।
तीसरा है समाज समतावादी था क्योंकि कोई जाति विभाजन मौजूद नहीं था। तीसरा है पूषण सड़कों चरवाहों और मवेशियों के देवता थे। तो इसमें क्या है, तीनों ही इसके कथन सही हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और जो है अवशेष संशोधन का मान्यकरण अधिनियम AMASR 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर है, स्मारक के चारों ओर 200 मीटर तक फैले क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा है, AMASR अधिनियम को परिभाषित निर्माण शब्द में सार्वजनिक शौचालय और जो है मूत्रालयों का निर्माण शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक कथन सही है। ठीक है, आपका दूसरा कथन सही नहीं है। इसमें निर्माण शब्दों में सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालयों और समरूप सुविधाओं का निर्माण शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, शामिल है की बात करता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, भारत में कठपुतली का सबसे पुराना लिखित संदर्भ तमिल ग्रंथ जो है शिल्पकादिरम में मिलता है। ठीक है, अगला कथन है, घरेलू जो है बोम्मा लाटा और जो है तोगालू गोम्मा येट्टा दस्ताना कठपुतलियों के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है, सही कथन देखना है, इसका सही आंसर है केवल ए। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये कथन जो है सही है, ये लगभग 500 ईसा पूर्व से है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, अगर जो इसके जो डांस के फॉर्म हैं, जो इसके कौन कौन से हैं कठपुतली के, जो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में थोलू बोमाट्टा। ठीक है, और क्या नाम उसका, पवाकुथू और यमपुरी। ठीक है, बिहार में, आंध्र प्रदेश में क्या थोलू बोमाट्टा। ठीक है, अब अगला है जो उड़ीसा में है वो रावण छाया और एक पुतुल नाच जो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद जो गोमेटा में है तोगालू गोमेटा जो है कहाँ पर है, कर्नाटक। ठीक है, इस दस्ताना क्या कठपुतलियों के प्रकार हैं, तो ये क्या है, इसका ये कथन आपका सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, युग्म दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया रेल, दूसरी तरफ के बीच संचलन। ठीक है, कैसे, बंधन एक्सप्रेस, इसमें क्या है, कोलकाता और खुलना। इसमें क्या है, कोलकाता उससे खुलना जाने वाली जो बंधन एक्सप्रेस जो है वो इसमें मतलब संपर्क बता रहा है बीच में, इसलिए तो ये क्या है, ये सही है। इसमें क्या, बंधन एक्सप्रेस जाती है कोलकाता टू खुलना। इसके बाद क्या है, दूसरा है जो मैत्री एक्सप्रेस क्या है, कोलकाता से लेकर ढाका तक। ठीक है, ये तीसरा जो है मिथाली एक्सप्रेस, ये कहाँ पर, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका तक, ये सही है। इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी तीनों ऑप्शन आपके जो है विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर है 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, युक्ति कल्पतरु जहाज निर्माण में प्रयुक्त जो है विभिन्न तकनीकों से संबंधित है। दूसरा है, आईन आबकारी में तोपों के निर्माण का स्पष्ट उल्लेख है। उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है। इसमें क्या है, कथन नंबर केवल एक सही है और दूसरा आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, तुजो के बाबरी में तोपों का जो है स्पष्ट विवरण मिलता है, आईन अकबरी में नहीं। ठीक है, इसका क्या है, ये दूसरा कथन गलत। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नागर शैली की बात है। अब देखिए, जो भारत है उसमें क्या है, नागर शैली, बेसर शैली और जो है एक है स्थापत्य कला, स्थापत्य शैली के नहीं, द्रविड़ शैली। हाँ ठीक है, इसमें क्या है, नागर शैली जो है उत्तर भारत में, और इसके बाद क्या है, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो बीच में क्या है,
इनके जो कुछ मिक्सचर मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि कौन से जो है स्थापित नागर शैली में है, ठीक है। तो नागर शैली में बताना है इसमें कौन से हैं। देखो पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर, जितने उत्तर भारत के हैं वो सभी सही है। कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। लिंगराज मंदिर, ठीक है। यानी चारों के चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 52। इसमें क्या है, परंपरागत दर्शन और मुख्य प्रवर्तक, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित करना है तो इसमें क्या है, सांख्य दर्शन किसमें, कपिल मुनि, ठीक है। न्याय गौतम, ठीक है। वैशेषिक का जो कणाद, ठीक है। मीमांसा जैमिनी, ठीक है। इसमें सभी के सभी चारों युग में ही सही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 53। इसमें क्या है, इसको देखते हैं। भारत में जल सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जल का सर्वाधिक दोहन औद्योगिक क्षेत्र में होता है। तीसरा सॉरी, भारत में प्रमुख घरेलू और सिंचाई आवश्यकताएं नदी जल से पूरी होती हैं, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन सी सही है। तो इसमें क्या, वो तो देखने ही को लग रहा है कि इसमें एक भी कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत में प्रमुख घरेलू और सिंचाई आवश्यकताएं केवल यानी नदी से पूरी होती है, ऐसा नहीं है। इसमें वर्षा भी शामिल है, समर जैसे नल और हैंडपम्प वगैरह ये भी शामिल है। फिर उसमें जल का सर्वाधिक दोहन औद्योगिक क्षेत्र में, ऐसा तो ये भी नहीं है सही, ठीक है। तो इसका दोनों ही कथन गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें युग्म दिए गए हैं और इसमें युग्म देखना है, ठीक है। इसमें क्या, एक है लिपि और दूसरी है भाषा। एक है लिपि और भाषा के जो है युग्म दिए गए। इसमें क्या है, जो लिपि और भाषा का युग्म को हमें करना है। इसमें पहले कौन है, कदम्ब। कदम्ब लिपि कहाँ पर है, कन्नड़ लेखन में, सही है ये। दूसरा है बट्टे लुटू। बट्टे लुटू, इसमें क्या है, बट्टे लुटू। और इसको थोड़ा विचार करते हैं। इसके क्या है, देखो शारदा कश्मीरी, ये सही है। और ग्रंथ पंजाबी जो है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो ग्रंथ पंजाबी, हाँ ये सही नहीं है। और वट्टे लुटू ये भी सही है, ठीक है। तमिल में नाम सही लगता है वट्टे लुटू, ये ऐसे नाम है तो ये सही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक गलत है। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा, केवल 3 युग्म सही है। इसके बाद देखते हैं रासायन विज्ञान में हैबर-बॉश जो हैबर विधि है, प्रक्रिया जिसके निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रयोग की जाती है, सिंथेटिक्स अमोनिया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, इस आंदोलन के दौरान यौगिक जो है पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया। दूसरा है सूफी आदेश जो बेसरा इस्लामी कानून से आबद्ध नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो इसका सही आंसर है दोनों ही, यानी विकल्प सी। प्रश्न नंबर है 57। जैसे प्राचीन भारतीय पंचांगों यानी कैलेंडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन नंबर 1 है, शक सामंत जो है चंद्रमा पर आधारित है। दूसरा है विक्रम सामंत जो है शक सामंत से भी पुराना है। तीसरा है शक सामंत और विक्रम सामंत दोनों में महीनों के नाम से एक ही है, महीनों के नाम एक ही, यहाँ महीनों के नाम एक ही है, ठीक है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है प्रश्न आ जाते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं। यह इस प्रकार का है। इसमें पुस्तक का नाम और लेखक दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हमें देखना है पुस्तक के नाम और लेखक। तो इसमें देखना है कौन कौन से इसमें जो है मिलान है। इसमें सबसे पहले है श्री कृष्ण विजय। इसमें क्या भागीरथी जो है बसु, भागीरथी बसु। इसमें कौन थे, शायद में कवि मालाधार बसु थे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भागीरथी बसु नहीं मालाधार बसु थे, तो ये क्या है, ये गलत है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी बिल्कुल प्रचलित भी है। हक़ हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ये भी बहुत प्रचलित है। इसका क्या केवल और केवल 2 युग्म आपके सही है। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर है 59। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व की अवधारणा को खारिज करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म
जैन धर्म के विपरीत वेदों के अधिकार को अस्वीकार करता है। इसके बाद क्या है, दोनों धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं। देखिए ये तो सही है, पुनर्जन्म की अवधारणा में दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। इसके बाद क्या है, जब आपका 3 सही है तो 2 हटा दिया। इसके बाद क्या है, जैन धर्म और विपरीत आत्मा दोनों में जो है अवधारणा को खारिज करते हैं। ये क्या है, ये सही है। ठीक है, तो आपका 1 और 3 सही है। विपरीत वेदों का अधिकार जो है स्वीकार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, बौद्ध धर्म और की तरह जैन धर्म भी आंशिक रूप से कर्मकांड प्रक्रिया के फलस्वरूप उभरा हुआ जैसे वैदिक धर्म को आविष्कार किया है। ठीक है, कर्मकांडों के आधार पर अस्वीकार करना उनका इसी की वजह से, और जब ये नई प्रथाएं चली हैं इसी की वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है जटिलताओं के कारण ही इनकी समाप्ति हुई। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या, भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना का संचालन। दूसरा है, मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का देशव्यापी अभियान। तीसरा है, संरक्षित प्रजातियों के अवैध व्यापार की जांच के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन। तीसरा है, सीमा पार मानवीय तस्करी की जांच के लिए इंटरपोल का केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका 1। ठीक है, भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना का संचालन। फिर अगला प्रश्न है, इसमें भी युग्म का मिलान करना है। इसमें क्या है, एक है राजवंश और दूसरी तरफ है शासित क्षेत्र। ठीक है, एक है जो है पहले मैत्रिक, इसमें क्या मिलान करना है, कौन से सही है कौन से नहीं है। ठीक है, जो मैत्रिक है, मैत्रिक जो वंश है, राजवंश है, ये कहाँ पर है, पश्चिम भारत में वो हुआ था। ठीक है, उद्ग्रहण। इसमें क्या है, मैत्रिक जो है पश्चिम भारत में, और इसमें कहाँ पर, जैसे इलाहाबाद, और इसमें क्या है सौराष्ट्र वाला हिसाब था। तो इसमें क्या है, ये आपका एक जो विकल्प है ये आपका सही सम्मिलित है, क्योंकि गुजरात और उसी के एरिया में सही है, यानी उसी के एरिया में आता है। इसके बाद है मौखरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, मौखर क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ये भी सही है, कन्नौज के शासक का है। तो इसमें इसने क्या कन्नौज पर शासन किया था। दूसरा है पुष्पभूति, तो पुष्पभूति क्या है, जिनकी राजधानी महाराष्ट्र इसमें दिखा रहा है, इसकी महाराज नहीं थी, इसकी थानेश्वर थी। ठीक है, इसके बाद है जो है बकाटक, बकाटक कहाँ पर था, ये महाराष्ट्र का था। ठीक है, ये बकाटक महाराष्ट्र का था, इसलिए ये 2 कथन गलत हैं। आपका आंसर आएगा केवल और केवल 2 युग्म सही है, बी। फिर है 62, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विश्व शासक व शासन संकेतक लॉन्च किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, एशियाई बैंक द्वारा, नीति आयोग द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच। तो ये क्या, इसका सही आंसर है दोस्तों विश्व बैंक द्वारा। फिर इसके बाद है, जामदानी, पटोला और पोचमपल्ली शब्द इसके प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं ये बताना हमें। तो इसमें किसके प्रकार हैं, ये जो प्रांतीय साड़ियों के प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64, खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, वर्ष 2020-21 में संयुक्त अरब अमीरात UAE को भारत का निर्यात किसी भी GCC देश की तुलना में सबसे अधिक था। ठीक है, अगला कथन है क्या है, कतर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य है। उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, केवल एक कथन आपका सही है। ठीक है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है जो दिया गया क्या है, गैर संगठन संगठन नहीं, गठबंधन, सौर गठबंधन, सॉरी इसमें कतर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य है। ठीक है, तो सौर गठबंधन का सदस्य जो है ये नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमीरात की बात है, तो यही इसका है। तो इसका सही आंसर है केवल एक। थोड़ी पढ़ने में थोड़ी कई जो है नज़र अचानक हो जाता है ऐसा। ठीक है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो निम्नलिखित घटनाओं को सही कालाक्रमण के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका फिर वही है, हमें व्यवस्थित करना है और उपयुक्त कूट में तो बताना है कौन से उत्तर जो है प्रश्न सही है। तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या हुआ, अशोक का शासन,
उसके बाद मैसेडन सिकंदर का आक्रमण, अरबों के सिंध में। देखिए ये तो जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये अरबों की सिंध विजय, ठीक है, ये तो लास्ट में है, ठीक है। इसके बाद क्या है अशोक, इसके बाद में क्या है जो है मैसेडोन जो है सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। तो सबसे पहले है मगध के शासकों द्वारा सत्ता स्थापना, फिर है मैसेडोन सिकंदर का आक्रमण दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अशोक का शासन, ठीक है। जो 3, 1, 2 यही आपका ए आंसर आपका सही है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो मगध का शासन कब था, 500 से 600 ईसा, वो 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच में था, ठीक है। इसके बाद क्या है मैसेडोन का सिकंदर आक्रमण कब था, 327 से 325 ईसा पूर्व, ठीक है। मतलब वो ईसा पूर्व की बात है, ईसवी नहीं, यानी आप 400 को पहले समझ लें, ठीक है। इसके बाद जो अशोक का शासन आया ये 272 से 268 या 31 के बीच में आया था, ठीक है। और इसके बाद क्या है जो लगभग 712 ईस्वी में क्या अरबों ने सिंध पर विजय की थी। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66, भू समकालिक उपग्रह पर्यवेक्षण यान यानी GSLV के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह 4 चरणों वाला व्हीकल है। दूसरा है बी GSLV Mk1 रूसी क्रायोजन चरण CS का उपयोग करता है। तीसरा है GSLV उपग्रहों को एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पहुंचाता है। तीसरा है अगला है कथन क्या है GSLV के सभी पर्यवेक्षणों श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए है। तो ठीक है, इसके क्या है इसका आपका एक कथन जो है ये सही हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है, ठीक है। इसके केवल 3 जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें इसलिए ये क्या है सही नहीं है की बात करता है, तो इसमें क्या है ये सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 67। इसमें क्या है हिंदुस्तानी संगीत की शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है ध्रुपद संगीत की उत्पत्ति भारत की मंदिर परंपराओं से हुई है, ठीक है। ख्याल जो है संगीत का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, यह भी सही है। किराना जो घराना ख्याल संगीत से संबंधित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सही देखना है तो इसके तीनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 68। विश्व वानिकी कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके क्या है इसको देखना है, इसे प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगला कथन है वर्ष 2022 के कार्यक्रम की मेजबानी कोरिया गणराज्य द्वारा की गई थी और संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के साथ इसका जो है आयोजन किया गया था। दूसरा है क्या है अगला कथन है इंडोनेशिया ने वर्ष 1978 में एशिया में पहली कांग्रेस मेजबानी की थी। तो आपका कथन है जो डी केवल आपका सही है। दूसरा आपका क्यों नहीं है सही, यह क्या है यह कोरिया गणराज्य के और संयुक्त राज्य खाद्य और कृषि संगठन से द्वारा आयोजित किया गया था और यह क्या दूसरा कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। इसलिए विकल्प नंबर 2 आपका गलत है। इसके बाद क्या है इसमें आयोजन 6 वर्ष के लिए किया जाता है, इसका 4 वर्ष नहीं है, इसलिए आपके ये दोनों कथन गलत है। आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल कथन 3 सही यानी डी। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर है कथन पढ़ते हैं क्या जो है नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन को अमीर ए शिकार का पद प्राप्त था। दूसरा है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस्लामिक शिक्षा और विधि को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। तो इसमें क्या है दूसरा कथन आपका सही है क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन की बात की गई, अमीर ए शिकार का पद था, ठीक है। तो इसमें क्या है जो अमीर ए शिकार का पद कब प्राप्त था सुल्तान के शासनकाल में था, ये नसीरुद्दीन के शासनकाल में नहीं था, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2। प्रश्न नंबर 70 किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। इसमें क्या है यह पुरस्कार सऊदी अरब और यूनेस्को की साझेदारी में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है।
अगला है भारत के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET ने वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार जीता था। अगला कथन है प्रत्येक पुरस्कार विजेता को समारोह के दौरान $1 मिलियन, एक पदक और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें आपको केवल और केवल कौन सा देखना है, आपको सही, हाँ सही कथन देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला सही नहीं है क्योंकि यह सऊदी अरब पुरस्कार यूनेस्को की साझेदारी। ठीक है, इसमें क्या यूनेस्को और किंग हमाम की जो ईसा बिन खलीफा है उसकी साझेदारी जो है क्या है 2005 में इसकी वो की गई थी, क्या थी, बहरीन के सहयोग से। हाँ, इसमें बहरीन के सहयोग से, इसमें क्या है, ये गलत है। दूसरा कथन है, इसकी बात करें तो अगर हम इसमें क्या है, कथन जो है दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, इसमें क्या है, प्रत्येक जो पुरस्कार विजेता को क्या है 1 मिलियन की बात नहीं है, $25,000 की इसमें बात की गई थी। ठीक है, इसलिए ये भी कथन गलत है, तो आपका आंसर आएगा केवल और केवल बी। इसमें भी देखना है क्या युग्म सम्मिलित करना है। प्रश्न नंबर है 71। इसमें क्या है मेले और राज्य। ठीक है, इसमें मेला दिया गया और राज्य दिया गया। गंगा सागर मेला दिया गया उत्तर प्रदेश, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, ये तो सही नहीं है। अब ये जो कोलायत मेला, ठीक है, कोलायत मेला कहाँ है, कपिल मुनि में। ठीक है, और कपिल मुनि कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो ये सही नहीं है। और जब ये सही नहीं है तो श्यामलाल जी ये भी सही है। सोनपुर मेला बिहार आपका ये सही है, तो इसमें सही आंसर है केवल एक कथन या एक युग्म सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर है ग्रे स्लेडर लॉरिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, विचार करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में स्थानिक है। ठीक है। दूसरा है उन्हें IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा देखते हैं, इनका आहार केवल चींटियाँ और दीमक होती हैं। ठीक है, उपयुक्त में से देखना है कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, जो इनकी बात करें, इनका आहार जो केवल की बात की गई है, इसका चींटियाँ और दीमक के साथ साथ ये लगभग पूरी तरह कीट बच्ची होती है। इसमें क्या है, तीसरा तो आप गलत कर दीजिए। तीसरा गलत होने से आपके 2 ऑप्शन बाहर एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं 1 और 2। थोड़ा इन पर ही देखिए, जो ये क्या है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जो श्रीलंकाई स्थानिक हैं, ये सही है आपका। इसमें जो है IUCN की लिस्ट की बात करें से, इसमें कौन सी सूचीबद्ध किया गया, इसमें क्या निकट संकटग्रस्त में। ठीक है, इसमें संकट लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में नहीं, इसमें निकट संकट यानी एक तरीके सुभेद कैटेगरी में किया गया, इसलिए ये गलत है। आपका आंसर आ जाए केवल और केवल 1। ठीक है, अब आप देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 73। मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या सॉरी, 1 मिनट। प्रश्न कथन नंबर 1 है, मौर्य प्रशासन का विस्तृत विवरण मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में दिया गया है। प्रचलन सी बात है, सभी को पता है, ये तो ऑप्शन 100% सही है। और राजा को मंत्री स्तरीय परिषद की सिफारिशों का पालन करना आवश्यक था, ये तो हो ही नहीं सकता। जब ये सही नहीं है तो इसमें क्या है, पाटलिपुत्र का नगरीय प्रशासन 6 समितियों में नियंत्रित किया गया, तो इसका सही आंसर है केवल 1 और सी। 1 और 3 मतलब सी ऑप्शन सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक। हिंदू धर्म में जो स्मार्थवाद, ठीक है, संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह संप्रदाय उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित है। दूसरा है, इस संप्रदाय के अनुयायी शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु के अपने प्रमुख देवता मानते हैं। ठीक है, दूसरा तो सही है, और सही हमें देखना है, पहला कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये उपनिषदों पर जो आधारित ये नहीं है। ठीक है, हिंदू समुदाय के जो हिंदू धर्म के जो 4 ग्रंथ हैं, उसमें इसके अनुसार किसको रखा गया है, इसमें जो स्थावरवाद को ये गणेश वगैरह की जो क्या बोलते हैं उसमें उपनिषद की बात करते हैं, तो इसमें उपनिषद नहीं है,
शायद ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, हम बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसका सही आंसर है केवल 2। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। पोलियो वायरस के 3 प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पोलियो वायरस की बात करनी है, तो इसमें क्या है, वायरस के 2 उपभेदों वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 WPV1 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 WP2 और WPV2 का विश्व में से पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी उपभेद लक्षणात्मक रूप से समान है, बायोलॉजिकल और आनुवंशिक रूप से नहीं, ठीक है जी। थोड़े थोड़े तो अंतर हैं लेकिन वैसे सही है, तो यही आपका सही है। और ये पूरी तरह उन्मूलन हो चुका है, इसका ये कोई सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल 2। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 76। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म में बिछड़े के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला बनी, बिछुड़ी बनी, ठीक है। दूसरी है थेरी गाथा बिछुड़ियों द्वारा रचित कविताओं का संग्रह उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो ये तो सही है और ये भी सही है, तो इसमें क्या है, ना तो एक कथन गलत है ना तो 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके दोनों ही कथन आपके सही है। इसमें क्या है 77 देखते हैं। इसमें क्या है, किसी विशेष संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल का आवास है। दूसरा है, इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी IBA के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा है, यह वर्ष 1979 में 3 राज्यों के तिरुबिंदु के पास एक नई नदी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य नहीं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इस टाइप में नहीं है, ठीक है। 79 बनेरघट्टा नहीं है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ठीक है, यही है, देखें, हाँ यही है, बम्बल है, ठीक है। तो ये क्या चंबल है, शायद चंबल अभयारण्य, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 78 है। इसमें क्या है, मध्य एशियाई राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कथन, शकों को हिंदू समाज में आत्मसात कर लिया गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी था, उपयुक्त में से सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा, दोनों ही इसके क्या सही हैं, तो इसमें सही नहीं है का मतलब ना तो 1 ना तो 2, इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। यही थोड़ा समझ की बात है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो सही है, ये सही है, तो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा यही आंसर सही होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 79। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमानों द्वारा दरगाह पर कव्वाली भक्ति आंदोलन प्रेरित है, ठीक है। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया, ठीक है। इसके दोनों ही कथन आपके सही हैं। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ओपन RAN किससे संबंधित है, ठीक है। ओपन ORAN किससे संबंधित है, जिसे बोलते हैं ओपन RAN, ठीक है। टोल प्लाजा के स्थान पर RFID तकनीक का उपयोग करके टोल टैक्स की कटौती सीधे बैंक खातों से करने की एक पहल है। दूसरा है, दुश्मन के जहाज़ों की जासूसी करने के लिए DRDO द्वारा विकसित एक जो स्वदेशी तकनीक है। तीसरा है, मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर के में एक पहल जो विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त उपघटकों का उपयोग करके नेटवर्क बनाने की अनुमति देती है। इसके बाद क्या है, डेटा साझा करने के माध्यम से कोविड-19 को समाप्त करने के लिए अस्पताल नेटवर्क बनाने की भारत सरकार की एक पहल है। तो अपन देखना है, अच्छा ऑप्शन वाइज है, तो इसका सही आंसर है BC, ठीक है। अगर ऑप्शन होते तो इसमें हम और ऑप्शन देखते हैं जिसमें संभावना होती, लेकिन अब जिसमें 100% श्योरिटी है वही आंसर आपका सही है। इसके बाद है 81, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के तत्वों
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, लास्य तत्व नृत्य के जो श्रेण विशेषताओं का प्रतीक है। अगला है, नृत्य मूल नृत्य चरणों को संदर्भित करता है जो किसी भी अभिव्यक्ति या मनोदशा से रहित होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका आपका सही देखना है तो इसमें एक कथन आपका सही है, जो इसमें केवल विकल्प नंबर 1 आपका सही है। दूसरा क्या है, जो इसमें क्या साहित्य स्वांग अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों में शामिल है, इसलिए ये दूसरा मनोदशा की बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 82, शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1, 44वां शतरंज जो ओलंपियाड हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE शतरंज के खेल का जो शासी निकाय है। अगला देखते हैं, यह प्रतिष्ठान प्रतियोगिता वर्ष 1999 में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही देखना है, तो इसका आंसर केवल B आपका सही है। ठीक है, और 2 ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो गलत क्यों हैं। तो इसके बाद क्या है, जो ये 1999 की बात है, ये 1927 की बात है। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। और इसमें क्या है, शायद है इसमें जो 44वां की बात की गई है, तो इसमें एक ये ध्यान नहीं है, तो 44वां जो है ओलंपियाड जो है शायद है जो नई दिल्ली की बात है, ये चेन्नई में आयोजित हुआ था। ठीक है, हाँ चेन्नई में आयोजित हुआ था, इसलिए ये कथन गलत है। आपका केवल और केवल 2 ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है 83, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, निषाद औष्टिक मूल की भाषाएं हैं जो भारत में आर्यों के आने से पहले बोली जाती थी। दूसरा कथन है, संथाली झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली एक औष्टिक भाषा है। ठीक है, संथाल जो जनजाति है वो हमारे जो राष्ट्रपति नहीं है द्रौपदी मुर्मू, वो इसी जनजाति से जो संबंधित है, इसलिए इस पर जो है क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन आपके सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो तियांगोंग एक 3 मॉड्यूल चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला देखते हैं क्या है, इसमें क्या है, चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS कार्यक्रम का हिस्सा है। फिर यह जुटियन एक रोवर है जो तियांगोंग की 100 कक्षा को ऑर्बिट में स्थित है। ठीक है, इसका क्या है, ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं। आपका कथन केवल एक सही है। ठीक है, आपका कथन केवल क्या है, एक सही है। इसमें क्या है, जुटियन एक स्पेस टेलीस्कोप है जो तियांगोंग की एक 100 कक्षा में स्थापित किया गया है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद किया जाए इसमें फैजी और लीलावती के अनुवादी जो फारसी किया गया, 1 मिनट सॉरी, इसमें क्या है, कार्यक्रम के सदस्यों में जो कई एक सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये चीन का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य नहीं है, तो इसके आपका कथन गलत है। अब देखते हैं अगला वो है प्रश्न, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फौजी ने जो है भास्कराचार्य की जो है लीलावती ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया था। ठीक है, इसका दूसरा कथन है, फिरोज शाह बहमानी ने दौलताबाद में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है आपका केवल 2। ठीक है, ये गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, सिंचाई का स्रोत केवल कृष्णा नदी थी। ठीक है, ऐसे शब्द बहुत ज़रूरी हैं। शासन की आधारभूत इकाई वलवाडू थी। ठीक है, जो गोमेतेश्वर की जो विश्वविद्यालय मूर्ति चोल युग के द्वारा निर्मित की गई थी। केवल और केवल 3 कथन, जो कथन नंबर 3 सही है। इसमें क्या है, जो मूल इकाई जो है नाडू किसकी थी, आदिवासी लोग रहते थे उसमें। ठीक है, और जिसमें सगे संबंधियों से रिलेटेड थी। ठीक है, इसमें शासन की नहीं थी, इसका ये कथन आपका गलत है। इसके बाद देखते हैं 87, फारसी धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो चलो विचार करते हैं क्या है। इसकी उत्पत्ति जो फारस में 6 से 7 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यह हिंदू धर्म की तरह एक बहुदेववादी धर्म है। इसके बाद देखते हैं इसमें, इस धर्म की अनुयायी अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं जिन्हें आतिश बेराम कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका आपका केवल एक कथन आपका सही है, क्योंकि ये बहुदेववादी नहीं है, इसमें केवल एक देवता है। ठीक है, और 6 से 7 ईस्वी में जो पैगम्बर जो है जरस्तुत शायद में इसका नाम था, इनका नाम था, तो उनके आसपास हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति फारस में ना होकर कहाँ पर हुई थी? पारसियन ईरान में हुई थी। ठीक है, तभी जो पारसी लोग हैं उसमें ईरानी कहा जाता है, जैसे अरुणा ईरानी, ठीक है, स्मृति ईरानी, तो ईरान के रहने वाले हैं, ये पारसी समुदाय के लोग हैं, ये ईरान से रिलेटेड है, संबंधित है। प्रश्न नंबर है 88, इसमें क्या है? राजा राममोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें अकबर प्रथम द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अकबर प्रथम द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या दूसरा है? उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। तीसरा है, उनकी पहली जो प्रकाशित रचना ब्रह्मा संगीत थी। ठीक है, जो राजा राममोहन राय के बारे में बात करें तो देखिए, उन्होंने किसी भी समुदाय को पूरी तरह खारिज नहीं किया, उन्होंने जो वो धर्मनिरपेक्ष के थे, तो ये दूसरा कथन तो आपका बिल्कुल गलत है। और राजा की उपाधि उन्होंने दी थी, ठीक है, ये सही है, क्योंकि ये समकक्ष में थे, जो मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड था उसमें वो समकक्ष में थे। ठीक है, अब इनकी पहली रचना तो जो थी शायद है कौन सी थी? तुहफ़ात उल मुआद्दीन इनकी पहली रचना थी, इसलिए ये क्या आंसर आएगा? केवल और केवल आपका जो है दूसरा। अच्छा, नहीं, इसका आंसर आएगा 1/2 बटे, अच्छा केवल 2 ऑप्शन। एक मिनट, अगर हम तो फिर इसमें अलग है। इसमें क्या? राजा राममोहन राय के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या है? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ से बाहर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महमूद जो वो है गावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, हम गलत सूचना नहीं देना चाहते, अगर वो हमको नहीं आता है, नहीं दिमाग में है, हालांकि हम एक बार पेपर इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है विश्लेषण करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ देते हैं, उसको हम फिर कभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या उसे ऑप्शन है, उसे मलिक उल तुज्जर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। उसने राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित किया। वह कला का महान संरक्षक था। ठीक है, इसमें क्या एक भी इसके सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 90। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उद्यान योजना यानी PMFME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसे कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये गलत है, क्योंकि सूक्ष्म खाद्य उद्योग मंत्रालय की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उद्योग की बात है, तो कृषि वाला जो ऐसे लॉन्च नहीं करेगा। ठीक है, कृषि मंत्रालय ऐसे लॉन्च नहीं करेगा, उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ठीक है, तो यह कौन है? प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इसके बाद यह प्रारंभिक वित्त पोषण के तहत कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह SG के प्रदान करती है। हाँ, ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है? सही, केवल 2 कथन इसका सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से पहले और बाद का विवरण चचनामा पुस्तक में है। अब इसमें तबकात-ए-नासिरी पुस्तक दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक वर्षों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है ताज उल मसीर पुस्तक कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और प्रशासन का जो इल्तुतमिश के प्रारंभिक वर्षों के बारे में उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? सही देखना है, तो इसमें तीनों ही कथन आपके सही हैं।
इसके बाद देखते हैं अगला, जो ये बहुत ही करंट का क्वेश्चन है, इसे अभी बहुत चर्चा में रहा, इसके आने की बहुत उम्मीद ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, भारत के पारंपरिक मार्शल आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थांग टा मणिपुर का एक निशस्त्र जिसमें शर्त ना हो, मतलब शास्त्र ना पकड़े हुए मार्शल आर्ट है, जबकि थांग माने होते तलवार और टा माने होते ढाल। ठीक है, तो ये कथन क्या है आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सबसे जो घातक में है कि लेकिन ये मणिपुर का तो है, लेकिन ये क्या है, मैतेई लोगों के द्वारा सृजित किया जाता है। लेकिन थांग टा की बात करें तो थांग माने ये तलवार और टा माने, तो इसमें क्या है, और इसमें निशस्त्र की बात की गई है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो इसमें क्या है, हाथापाई में इसमें क्या है, युद्ध की प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या है, जो है सरित सरक एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसमें भाले और तलवार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका दूसरा कथन है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हाथापाई की जाती है, सरित सरक में सिर्फ हाथापाई की जाती है, इसमें भाले का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या आपके दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, सामुदायिक वन संसाधन CFR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं, इसमें क्या है, CFR जो अधिकारों को मान्यता देने वाला झारखंड उड़ीसा के बाद देश दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, दूसरा कथन है, अभ्यारण्य और वर्गीकृत वन CFR के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो ये तो श्योरिटी है, ये तो 100% सही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपका जो पहला कथन है ये दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका जो है कथन, इसमें जो है दूसरा आपका सही है, पहला आपका कथन जो है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है, तो इसको हम शायद में झारखंड से राउरकेला, छऊ, उड़ीसा और मयूरभंज तक जो पश्चिम बंगाल किया है, इसमें 1 मिनट, ठीक है ध्यान नहीं, लेकिन हाँ ये आपका सही नहीं है, ये आपका जो है दूसरा कथन सही है। और उड़ीसा जो है हाँ ठीक है, जो झारखंड का जो दूसरा राज्य बना है, जो वन के बारे में बात कर रहा है, समुदाय वन संसाधन, ये झारखंड और उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, ये शायद है जो सबसे नंबर 1 में क्या बोलते हैं उसको, जो नॉर्थ ईस्ट के ज़िला हैं उनमें ज़्यादा ये प्रचलन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 94 है, इसका क्या है, इसमें इस नृत्य की 3 जो मुख्य शैलियाँ हैं, झारखंड में सरायकेला, उड़ीसा में मयूरभंज और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया। इसमें मयूरभंज के जो कलाकार मुखौटे नहीं लगाते हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने इस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में अंकित किया है। उपयुक्त गद्यांश में से लोक नृत्य की बात करता है, तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है छऊ की। ठीक है, ये छऊ की बात करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंडोसल्फान निम्नलिखित में से किस अभिसमय के तहत सूचीबद्ध है। ठीक है, इसमें क्या है, बेसल अभिसमय जो है, इसके बाद क्या है, राटरडैम अभिसमय और स्टॉकहोम अभिसमय और मीनामाता अभिसमय। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें केवल 2 और 3 सही है, इसका सही आंसर है 2 और 3। ठीक है, इसके बाद आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 96, तत्काल भुगतान सेवा IMPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMPS के माध्यम से हस्तांतरित की जा सकने वाली जो है अधिकतम राशि 5 लाख रुपए है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है, इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो और देखते हैं और कथन है कि नहीं, तो इसमें दोनों ही कथन हमें सही लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या है, सही देखना है, तो इसके दोनों ही कथन सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 97, इसमें क्या है, इसमें देखना है जो एक तरफ है मध्यपाषाणकालीन स्थान और एक है राज्य। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखना है पहले जो लंगनाज पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो लंगनाज जगह कहाँ है, ये ज़िला मेहसाणा में, कहाँ पर, गुजरात में स्थित है, तो ये गलत है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, ये तो ठीक है।
अब वीर भानपुर जो है ये कहाँ पर है, जो इसकी क्या बात करते हैं इसमें, तीसरा की बात करें जो है ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये भी सही नहीं है। तो है तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु, वैसे नाम से ही लगता है, तो इसके केवल 2 युग्म सही आंसर आ जाएगा केवल बी, यानी आंसर है वह बी और केवल 2 युग्म सही है। अब इसमें देखते हैं 98, भारत में लोक नाट्य जो अंकीय नाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह पश्चिम बंगाल की पारंपरिक एकांकी कला है। दूसरा है इसमें भगवान राम की जीवन लीलाओं को दर्शाया जाता है। तीसरा है नाटक में विशेष भावों की अभिव्यक्ति हेतु मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें 98 का है केवल और केवल सी, यानी तीसरा कथन सही है। इसमें भगवान राम लीलाओं की नहीं है और पश्चिम बंगाल की एकांकी वो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो पश्चिम बंगाल का जो है क्या है, ये असम का है, ठीक है। कथन नंबर 1 के साथ ये क्या पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये असम का है। और इसमें क्या है, भगवान कृष्ण की जो लीला है उनका वर्णन किया जाता है, भगवान राम की इसमें कोई संबंध नहीं है। तो क्या है, केवल और केवल 3 कथन आपका सही है। इसका है 99 आज जो है प्रश्न। डब्ल्यू बेसॉन, इसके बाद है डब्ल्यू बेसॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है वे फोटॉन की तरह द्रव्यमान रहित होते हैं, ठीक है। दूसरा है वे विद्युत रूप से आवेशित होते हैं। तीसरा है ये उन अंतःक्रियाओं को सुगम बनाता है जो सूर्य को ज्वलनशील करने के साथ ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसका कौन से कथन सही है, आपका एक कथन ये गलत है और दूसरा कथन 2 और 3 आपके सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे मतलब वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी वीडियो के कमेंट में मैंने किसी न किसी में कई एक वीडियो में कमेंट में मैंने उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो जिससे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको बार बार सॉल्व करें, एक बार वीडियो देखें, उसके बाद बिना ईमानदारी यानी बिल्कुल ईमानदारी के साथ बिना किसी की हेल्प से आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, जो आपके क्या है आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय संगठन ने संसाधन के रूप में भूमि के क्षरण को रोकने के लिए लिविंग लैंड चार्टर को अपनाया था, तो ये किसने अपनाया था, ये दूसरा है राष्ट्रमंडल राष्ट्र ने अपनाया था, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।